हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका एंड वेलकम बैक टू प्री एक्सप्लोर। सो भाई आज जो हमारा थीम है ईवीएस का वाटर, इसमें लाइक क्लास थर्ड फोर्थ और फिफ्थ तीनों का निचोड़ हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको नोट्स भी इसकी प्रोवाइड करा रही हूँ कुछ इस तरह से। क्वेश्चंस रहेंगे और उन्हीं पे बेस्ड जितने भी फैक्ट आपके बन सकते हैं जो कि एनसीईआरटी में पूछे गए हैं वो सारे ही फैक्ट डिस्कस करने वाले हैं ना। पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम से मिल जाते हैं और लिंक जो है टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ना। सो वहाँ से जाकर के जरूर क्लास लाइक आप जो पीडीएफ्स वगैरह जितनी भी मैंने अभी तक दी हैं आपको ज़रूर कलेक्ट करिए, है ना। और काफ़ी कम दिन बचे हुए हैं आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 15 डेज, ठीक है। और इन दिनों में आपको भटकना नहीं है, एक प्रॉपर वे में प्रिपरेशन करना है। सीडीपी और इन सभी की नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएगी। सो ज़रूर आप ज्वाइन करिएगा ना। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस जल्दी से क्लास की ना। जो भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है भाई। और पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि जैसलमेर के राजा थे घड़सी, और घड़सी ने 650 साल पहले लोगों को पानी के भंडारण, संरक्षण और उपयोग में मदद करने के लिए घड़सी सर बनाया था। और घड़सी सर है क्या भाई? घड़सी वहाँ के राजा थे और सर मतलब झील या तालाब कह सकते हैं ना, झीलों का एक समूह था। एक्चुअली इन्होंने कुछ इस तरीके की झीलें बनाई हुई थी ना, जो एक के नीचे एक, और ये लगभग टोटल 9 थी। ये टोटल 9 थी। और होता क्या था, इनकी खासियत ये थी ना कि जब इस झील में पानी पूरा भर जाता था, ओवरफ्लो होने लगता था, तो वो पानी वेस्ट नहीं होता था भाई। वो वाला जो पानी होता था वो नेक्स्ट वाले झील में जाता था, और जब ये पूरा फुल हो जाता था तो इसके नेक्स्ट वाले में, ठीक है। इसी तरीके से जो 9 झीलें बनाई गई थी एक के बाद एक, वो पूरा इस तरीके से भर जाते थे ना। तो घड़सी कौन थे? वहां के राजा, और सर मतलब झील होता है, उन्होंने बनवाया था भाई। तो इसलिए उसका नाम घड़सी, घड़सी सर रख दिया गया था ना। तो है क्या ये? बावड़ी नहीं है एक प्रकार, कोई ना ही कोई जोहड़ है। ये क्या था भाई? झीलों का एक समूह था, ठीक है। और इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट आपके बन सकते हैं सारे मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हुए हैं भाई। घड़सी सर क्या है? एक तरह का झील है, और जो जैसलमेर में स्थित है, राजस्थान के जैसलमेर में देखने को मिलेगा। यहाँ के राजा घड़सी थे जिन्होंने 650 साल पहले बनाया था ना। वर्षा जल का संग्रहण यहाँ पे किया जाता था ना। ये फैक्ट आपके पूछे जाते हैं कि गढ़सीसर क्यों बनाया गया था, ताकि जो भी बारिश वगैरह हो उसका पानी वहाँ पे भर जाए। टोटल झीलें कितनी थी? तो टोटल 9 झीलें थी। अतिरिक्त पानी जितना भी एक्स्ट्रा वाटर रहता था वो एक के बाद एक 9 झील पूरी बनी हुई थी, सभी में जाकर के भर जाता था, ठीक है। और लेकिन देखा जाए तो आज के टाइम में इसका कोई यूज है नहीं। सो ये रहे फैक्ट। और ये नोट्स भी मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगी, तो जरूर आप वहाँ से कलेक्ट कर लीजिएगा ना। यहाँ पे सुनिए और समझिए भाई। ठहरे हुए पानी से रोग हो सकता है। जो स्टेगनेंट वाटर होता है ना, उससे कौन सी बीमारी हो सकती है भाई? जो ठहरा हुआ पानी होता है वहाँ पे मच्छर अपने लार्वा देते हैं, ठीक है, अपने बच्चे देते हैं, और वो ही क्या करते हैं, वही एक तरीके से मलेरिया वगैरह जो भी बीमारियां हैं फैलाने का काम करते हैं, ठीक है। तो ठहरे हुए पानी से रोग कौन सा हो सकता है? मलेरिया हो सकता है, ठीक है। अब इस मलेरिया से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स आपके बन सकते हैं उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं भाई। जो पानी रुका हुआ होता है ना, जिसे कहा जाता है कि जो भी आपके घर में कूलर वगैरह गर्मी में हो ना, उनको टाइम टू टाइम उनका पानी निकाल करके दूसरा फ्रेश वाटर उसमें भरते रहना चाहिए ना। और साथ में कहीं पानी रुका हुआ है तो उसको हमेशा क्लीन करिए, क्योंकि उसी जगह पे जो मलेरिया के वाहक होते हैं जो मच्छर ना, वो अपने अंडे वहीं पे देते हैं, ठीक है, जिन्हें लार्वा कहते हैं। तो भाई पानी बहना बंद हो जाता है तो यह पानी ठहराव का कारण बनता है भाई। ऑब्वियस सी बात है, जब वहां से पानी के निकलने का, निकास का कोई जगह नहीं होगा तो वो वहीं पर रुका हुआ रहेगा ना, जो कि काफी डेंजरस होता है, क्योंकि भाई ये डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों को फैलाने वाले मच्छरों को जन्म देते हैं ना, लार्वा को जन्म देते हैं, ठीक है। मच्छरों के लिए प्रजनन स्थल बन जाता है, ऑब्वियस सी बात है, और उन्हें अपने प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। उसी में वो लाइक एक तरीके से अपने अंडे देते हैं ना। और अगर वहां पे आप रोकना चाहते हो तो रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो वहां पे ऐसा देखा जाता है ना कि लाइक ऐसा कहीं पानी है और उनके लार्वा को खत्म करना है, तो ऊपर आप पेट्रोल का छिड़काव कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो सरफेस टेंशन है फिर उस बेसिस पे जो लार्वा है वो खत्म हो जाता है ना। तो फिलहाल ये रहा। और मलेरिया के इलाज के लिए ना कुनैन आता एक पेड़ है, उसकी छाल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कुनैन की छाल का इस्तेमाल किया जाता है। आएंगे नेक्स्ट पे। सो भाई कोई बच्चा है रवि। रवि ने एक गिलास में पानी लिया और उसमें एक नींबू डाला उसने, ठीक है, थोड़ा करके उसने थोड़ा थोड़ा नमक भी छिड़कने की कोशिश करी उसके ऊपर। फिर कुछ देर बाद बाद देखता है कि पानी में नमक डालने के बाद भाई रवि ने क्या ऑब्जर्व किया? एक ग्लास था
और भाई उस ग्लास में उसने क्या किया, एक नींबू डाला, पूरा बड़ा सा नींबू डाल दिया, और फिर वो नींबू क्या करेगा भाई, सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा नीचे, ठीक है। लेकिन फिर उसने नमक डालना शुरू किया। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, भाई आपने पढ़ा हो अगर, तो जो वाटर होता है, जितना खारा पानी होगा, जितना नमकीन पानी होगा ना, उसकी जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से चीज़ें सिंक करने लग जाती है। जैसे नींबू पहले डूब जाएगा, लेकिन जैसे ही नमक डालना शुरू करेंगे, इसका खारापन बढ़ेगा, वो नींबू फ्लोट करने लगेगा भाई, ठीक है। जो नींबू है जल में तैरने लगता है, ना ही डूबेगा। जब शुरुआत में आप डालोगे, जब पानी नमकीन नहीं था, जैसे ही नमक डालेंगे, नींबू तैरना शुरू कर देगा। क्यों, उसके पीछे का रीजन क्या होता है, क्योंकि वाटर की जो डेंसिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है, और चीज़ें उसमें फ्लोट करने लगती है ना। अभी एक नदी भी है, जैसे आपका क्वेश्चन बनता है ईवीएस में, जिसे डेड सी कहते हैं, यस भाई, मृत सागर जिसे कहते हैं, डेड सी। और ये इतनी खारी है, इतनी खारी, पूरे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा सॉल्टेस्ट लेक है ये, और इसमें कोई भी नहीं डूबता। आप डूबना भी चाहोगे ना, स्टिल आप नहीं डूबोगे, ठीक है। इतना नमकीन है कि आप इसमें फ्लोट करते रहते हो, ठीक है। तो इस वजह से भाई रीज़न क्या है, बिकॉज वो बहुत खारी है, सॉल्टी है, ठीक है। तो भाई जैसे ही नमक उसमें पड़ता है ना, उसका घनत्व बढ़ जाता है, डेंसिटी वाटर का बढ़ जाएगा, और जो उसकी उत्प्लावनशीलता है ना, जो भाई बायन्स फोर्स है एक तरीके से, वो चारों तरफ से फोर्स लगाने लग जाएगा वाटर, ठीक है। और वो आपको ऊपर ही रखता है, आपको या कोई चीज़ हो, जैसे नींबू को उसने ऊपर करके रखा हुआ है ना, तो इस तरह से चीज़ें हो जाती हैं। अभी कुछ भी हो, कोई भी सामान हो, वो सारी ही चीज़ें क्या होंगी, उसमें तैरेंगी। लाइक सामान जो होगा, उसका घनत्व, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, और वाटर की डेंसिटी बढ़ जाती है, इस वजह से चीज़ें उसमें तैरती हैं, ठीक है भाई। सो खैर ऑप्शन आप समझ गए होंगे। और रीजन भी, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है ना, कि भाई अगर नमकीन है पानी और उसमें आप कोई भी चीज़ें डाल रहे हो, तो वो उसमें फ्लोट करेगी, डूबेगी नहीं, क्योंकि उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। आपको फैक्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। और ये क्लास आप करते हो तो भाई आपके 15 नंबर कंफर्म्ड है, कहीं नहीं जा रहा है ना। सो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि उसे चुने जो दूसरे से अलग है, जैसे कि झील, पर्वत, तालाब, नदी, झरना। आप समझ पा रहे हो कि भाई पर्वत सबसे अलग है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात थी नहीं, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था। आएंगे नेक्स्ट पे। भाई एक अलबरूनी जो कि भारत आए थे, इनका उद्देश्य क्या था, अलबरूनी थे कौन, पहले तो ये समझ लीजिए। क्या ये कुतुब शाही सुल्तान थे क्या, बिल्कुल नहीं भाई। अफगानिस्तान से नहीं, ये उज्बेकिस्तान से आए थे ना। तो ये दो तो आपके सीधे सीधे गलत हो जाते हैं, फैक्चुअल है ना, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो नहीं कर पाओगे। भाई उज्बेकिस्तान का यात्री था, जिसने एक पुस्तक भी लिखी थी ना। कौन सी लिखी थी, अभी हम देखते हैं, जो हमारे देश के अतीत को जानने में बहुत हेल्प करती है भाई। उस वक्त जब ये आते हैं ना, तो यहाँ का जो भी ड्रेनेज सिस्टम था, इनको काफ़ी अच्छा लगता है, और उसके बारे में ही इन्होंने अपने बुक में बताया हुआ है ना। एक यात्री जो भारतीय नहीं, संस्कृति और इन सब चीज़ों का अध्ययन, तो मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी ऐसा कुछ नहीं किया था इन्होंने, प्रॉपर उस जगह पे आते हैं, और वहाँ का जो भी ड्रेनेज सिस्टम था ना, उसके बारे में इन्होंने अपनी पुस्तक में, अपनी बुक में बताया हुआ है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपका थर्ड नज़र आ रहा है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सो इनसे रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। अलबरूनी जो कि उज्बेकिस्तान का एक यात्री था, उसने एक पुस्तक लिखी थी जो हमारे देश के अतीत को जानने में हेल्प करता है, ठीक है। और उज्बेकिस्तान में वर्तमान में अगर देखा जाए तो तट पर स्थित शहर, जिसे हम अल बिरूनी कहते हैं, ठीक है, ख्वारिज्म के अंतर्गत ही एक तरीके से ये आ जाता है। इनकी बुक का क्या नाम था, किताबुल हिंद नाम था, जो कि 1017 से 1030 ईस्वी के बीच में लिखा गया था। और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ओवरऑल इन्होंने अपने ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताया था, जो भी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे देखी थी ना, ये सारे फैक्ट हैं, आप देख लीजिएगा, ओवरऑल मैंने आपको दे दिया है। आते हैं नेक्स्ट पे। तो भाई राजस्थान में उद्भूत वर्षा जल संग्रहण की प्रथा निम्नलिखित में से कौन सी है, ठीक है। जो रेन वाटर हार्वेस्टेशन है, किस तरीके से कहाँ पे किया जाता है ना, राजस्थान में किया जाता है, तो उसे किस नाम से जानते हैं, यानी कि अलग अलग जगहों पे जो रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जाता है, संग्रहण किया जाता है, ठीक है, तो उनका नाम भी अलग अलग है। तो कहीं पे गुल कहते हैं, कहीं पे कुल कहते हैं। राजस्थान में क्या कहते हैं ना भाई, तो इसे बावड़ी कहा जाता है, ठीक है। वर्षा जल को संग्रहण करने का एक ये तरीका है, जिसे बावड़ी कहा जाता है। अ वेल विद अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स, यानी कि कई सारे जीने होते हैं, जिन्हें उतर के लास्ट में यहाँ पे पानी आपको मिलता है, जिसे इजिली लोग
लाइक वहाँ पे वर्षा का जो जल होता है कलेक्ट होता रहता है और लोग भी जाकर के बाद में उसका इस्तेमाल कर पाते हैं ना। अब ये गुल और कुल कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है ये भी देख लीजिए, ठीक है। भाई बावड़ी तो आप समझ गए ना कि वर्षा जल का संग्रहण करने की एक विधि है जो कि राजस्थान में इस्तेमाल करी जाती है, ठीक है। अब गुल और कुल एक ये भी जल को संग्रहित करने की प्रणाली है, बट इसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में किया जाता है ना, बिल्कुल नॉर्दर्न इंडिया में किया जाता है ना। गुल छोटी नहरें हैं जो कि झरने और नदियों से जल ले जाती हैं, जबकि कुल क्या होती है, भूमिगत चैनल है, यानी कि भूमिगत जल है जो कि पहाड़ी झरनों से जल पहुंचाते हैं, ठीक है। और नौला जो है एक अन्य प्रकार की पारंपरिक जल संग्रहण प्रणाली है जिसकी उत्पत्ति भारत के हिमालयी क्षेत्रों में हुई थी। तो इस तरह से ये कुछ एक्स्ट्रा मैंने आपको देने की कोशिश करी है एंड आई होप कि चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल है। भाई काफ़ी मेहनत लगता है इनको प्रिपेयर करने में। सो भाई अगर आप क्लास में हो तो एक लाइक तो आप दे सकते हो ना भाई इस मेहनत के लिए, और पीडीएफ्स वगैरह आपको मिली जाएंगी, आपको पता ही है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपको मैच करना है, पढ़ के आ रहे हो तो इजीली कर पाएंगे। भाई गढ़सीसर क्या था, गढ़सीसर बताइएगा। और जोहड़ की बात करते हैं तो जोहड़ क्या है, और बावड़ी क्या था ना। भाई बावड़ी बावड़ी जो था ये एक तरीके का सीढ़ीदार कुआं था ना भाई, अभी तो पढ़ के आ रहे हैं। सीढ़ीदार क्या था, कुआं था ना, पूरा स्टेप वेल था जहाँ पे प्रॉपर नीचे आपको मिलता था और जल संग्रहण करते हैं इसमें एक तरीके का, ठीक है। खैर इसके दो ऑप्शन हो सकते हैं बट यहाँ पे हम फिलहाल देखते हुए ना बावड़ी तीसरे में है तो ये हमें इस जगह पे नजर आ रहे हैं, ये दोनों तो नहीं होंगे आपके, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर देखा जाए। और घड़सीसर में क्या होता था, वर्षा जल का संग्रहण होता था, ठीक है। घड़सीसर जो कि घड़सी राजा ने बनवाया था, और सर का मतलब झील होता है ना, 9 झीलें लगातार थी जहाँ पे वर्षा के जल का संग्रहण होता था। तो ए का सेकेंड ऑप्शन, हाँ बिल्कुल भाई इसमें दिख रहा है ना, तीसरे ऑप्शन में हमें नजर आ रहा है जहाँ पे ए का सेकेंड है। और जोहड़ क्या है, ये बांध है एक तरीके का, जोहड़ क्या हो जाता है भाई, बांध है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे आपका परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैंने डिटेल में आपको दिया हुआ है घड़सीसर के बारे में, तो खैर आप पढ़ चुके हो है ना, फिर से रिपीट हो गया है। बावड़ी क्या है, तो ये एक तरीके का कुआं है जो कि बनाया जाता है। जोहड़ देख लीजिए मिट्टी का बना हुआ एक बांध है, ठीक है। राजस्थान के अलवर जिले के 650 से अधिक गांवों में 3000 जोहड़ फैले हुए ना, एक तरीके का क्या है ये, बांध है जिसका इस्तेमाल किया जाता है ना। एक जोहड़ जिसे पोखर या परकोलेशन तालाब के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। आइएगा भाई नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि एक अनोखे गांव के स्कूल में एक शिक्षक ने स्वास्थ्य जांच के दौरान रक्त परीक्षण रिपोर्ट की समीक्षा की। अमन का हीमोग्लोबिन 8 ग्राम प्लस डेसीलीटर था, जबकि राधिका का 10 ग्राम डेसीलीटर था, सुरजीत का 14 ग्राम डेसीलीटर, और जो मारिया थी उसका केवल इतना था। अब मैं आपको ये बता दूं, जो हीमोग्लोबिन का जो ये आप देख रहे हो क्राइटेरिया, ये गर्ल्स और बॉयज़ में, ठीक है, गर्ल्स और बॉयज़ में हल्का सा डिफर होता है। बॉयज़ का हीमोग्लोबिन थोड़ा ज़्यादा होगा और गर्ल्स का थोड़ा कम होता है ना। तो बॉयज़ का जो है ये लगभग देखा जाए तो 12 से 14 के बीच में होता है, ठीक है। और गर्ल्स का जो होता है ये आई थिंक इनका भी लगभग ये 12.7 से शुरू होता है, ठीक है, 14.7 तक रहता है इनका, लगभग 12 से 13 कुछ ऐसा ही रह जाता है लगभग, अप्रॉक्स मैंने आपको बता दिया ना यहाँ पे कंपेयर करने के लिए। तो ये लड़का है अमन और इसका हीमोग्लोबिन है 8, तो भाई सीधे सीधे दिख रहा है कि इसको दिक्कत हो रखी है, इसको एनीमिया हो रखा है, खून की कमी है ना। तो पहला लड़का तो अमन मिल गया हमें। अमन यहाँ भी नजर आ रहा है, इसमें नहीं है तो अमन तो कट हो जाएंगे, यहाँ भी है, बाकी हर ऑप्शन में प्रेजेंट है। बाकी दूसरा क्या है, राधिका है, राधिका का भी 10 ही है ना, इसका भी तो कम आ रहा है ना भाई, गर्ल्स का 12 होता है तो इसका भी कम आ रहा है। राधिका कहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गया, इन दोनों में प्रेजेंट है राधिका। नेक्स्ट देखते हैं, सुरजीत का 14 है भाई, ये बिल्कुल परफेक्ट है ना, सुरजीत नहीं होना चाहिए ऑप्शन में। अब हमारे दो ऑलरेडी कट चुके हैं, दो बच्चे हुए, यहाँ पे सुरजीत है, इसका मतलब लास्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा ना। अमन, राधिका और मारिया, इन तीनों को एनीमिया हो रखा है ना, इनके हीमोग्लोबिन में कमी देखी गई है ना, इन्हें रक्ताल्पता हो रखी है, ठीक है भाई। एनीमिया क्या होती है, रक्ताल्पता। और इसके रिसोर्सेज भी होते हैं ताकि आप इजली इसको हीमोग्लोबिन जो कम हुआ है ना उसको प्रॉपर सही कर सकता है ना। तो भाई रक्ताल्पता रोग आयरन की कमी से होता है ना, और आयरन
जो एक मिनरल है, इसकी कमी को आप गुड़ खा करके सही कर सकते हो। घर में इजीली अवेलेबल होता है, पालक की सब्जी खाइए, जो भी पत्तेदार सब्जियां होती हैं ना, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। ठीक है, रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर औसत जब नीचे हो जाता है ना, एक एवरेज जो भी क्राइटेरिया होता है, तो फिर चीज़ें देखने को मिलती है ना। अब ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कोई बच्चा है, बालक है, जो कि 11 से 18 साल का है ना, तो सामान्य हीमोग्लोबिन जो है वो लगभग 12 से 17 होता है। सॉरी, यहाँ पे 14 बताया था मैंने आपको ना, तो 17.7 तक होता है। और इसका जो गर्ल्स होती हैं उनका 12 से 15 होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे तो ईजिली आप वहाँ पे टिक कर पाओगे ना, कि लाइक किसको एनीमिया हो रखा है और किसको नहीं। भाई डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। और खून की जांच से क्या पता चलता है? कि मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता। भाई अंडे थोड़ी ना देती है वो तो उसके जीवाणु अंदर चले जाता है ना बॉडी में, उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा भाई, जब भी हीमोग्लोबिन लाइक हीमोग्लोबिन चेक होता है ना, रक्त का पूरा जांच किया जाएगा, तो उससे ये जांच किया जा रहा है कि मलेरिया के जीवाणु बैक्टीरिया जो है वो ब्लड में प्रेजेंट हैं क्या। ठीक है, इसकी जांच की जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे बेहतर हो जाएगा। अल बरूनी ने भारत के बारे में अपनी पुस्तक में क्या लिखा है ना, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उस ऑप्शंस यहाँ पे एक्चुअली ए और बी आई थिंक गायब हो गए हैं ना। ए और बी ऑप्शन यहाँ पे गायब हो गए हैं। इसके हम फैक्ट देख लेते हैं। अब सारे तो हम नहीं, ऑप्शन ही नहीं प्रेजेंट हैं आपके, तो कुछ देख लेते हैं। खैर, उन्होंने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उन्हें अपने देश से भिन्न लगी। बिल्कुल भाई, वही चीज़ें ऑब्जर्व करेगा ना इंसान जो उसे अपने देश में नहीं प्रेजेंट नजर आई थी और वो यहाँ पे देख रहा है। उनकी पुस्तक से हम अपने देश के भूतकाल और सांस्कृतिक विरासत के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और उन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के लोगों के तालाब बनाने की कुशलताओं का, हाँ ये चीज़ तो है कि यहाँ की ड्रेनेज सिस्टम के बारे में इन्होंने कहा था। ठीक है, तो खैर ये तीनों ऑप्शन मुझे फिलहाल तो सही लग रहे हैं, है ना। बाकी एक ऑप्शन ए और बी आपका गायब है, उनमें से ही कोई और होना चाहिए ना। सी डी और ई, तो सी डी ई तीनों कहीं पे प्रेजेंट नजर नहीं आ रहे, इस जगह पे आ रहे हैं ना, मतलब ए भी कहीं ना कहीं आपका आंसर रहा होगा। फिलहाल ए यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, बट डिटेल में आप यहाँ पे देख सकते हो ना कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको अल बरूनी से पता चलती हैं। ठीक है, अपने देश से बहुत अलग लगी होगी और वास्तुकला और लोगों की जीवन शैली, तभी वहाँ पे चीज़ों को लिखना उन्होंने शुरू किया था। ठीक है, और उन्हें अपने देश से काफ़ी चीज़ें बहुत अलग लगी। तालाब के बारे में इन्होंने लिखा था, यहाँ के लोग तालाब बनाने में बहुत कुशल थे, इस बारे में भी इन्होंने बताया था। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें थी जो आप देख सकते हो। नोट्स आपको मैंने प्रॉपर प्रोवाइड करा दी हैं। अगला क्या है, बावड़ी, जो कि पढ़ के आ रहे हैं हम। सीढ़ीदार जिसे कुआं कहते हैं, कि विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ऐसे क्वेश्चन भाई पूछे जाते हैं ना, तो यहाँ पे आपको हर एक पॉइंट पता होना चाहिए बावड़ी को लेकर के, जो कि राजस्थान में देखने को मिलता है। पहली चीज है कि ये वर्षा के पानी के भंडारण और संरक्षण के लिए, बिल्कुल भाई, एक प्रणाली थी ये जहाँ पे वर्षा के जल का संग्रहण किया जाता था। इनका प्रयोग सामुदायिक संसाधनों के रूप में, बिल्कुल भाई, पूरा समुदाय, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए थोड़ी ना था ना, जितने भी लोग थे आसपास सब इसका इस्तेमाल कर सकते थे ना। बावड़ियों में सीधे जमीन के नीचे कई मंजिल तक जाती हैं, बिल्कुल सीढ़ियां रहती थी, परंतु लोगों को घिरनियों के द्वारा कुएं से पानी खींचने की अनुमति नहीं थी भाई, बिल्कुल नहीं थी। जब सीढ़ियों से नीचे जा सकते हैं तो घिरने की क्या जरूरत थी ना, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। तो ए और बी आपका यहाँ सही होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड में नजर आ रहा है ना। अब ये फैक्ट मैंने आपको यहाँ पे फिर से दिए हैं, है ना, इनसे रिलेटेड। और इस चीज़ को आप देख सकते हो ना कि पानी खींचने की कोई अनुमति नहीं थी भाई, घिरनियों के द्वारा कुएं से पानी खींचने की कोई अनुमति नहीं थी। ठीक है, बाकी चीज़ें आप समझ चुके हो। तीन परंपरागत जल संरक्षण की पद्धतियां नीचे दी हुई है ना, सही विकल्प का चयन कीजिए जहां आप उन्हें देख सकते हैं। जोहड़, बावड़ी और झील। तो भाई ये जोहड़, बावड़ी और झील कहाँ पे देखने को मिल रही हैं अभी तक हमें? ओवरऑल राजस्थान में। तो जिन भी, अब ये नालंदा हो गया ना, ये सब कहाँ है राजस्थान में भाई? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और नालंदा, फिर यहाँ पे आ गया नैनीताल आ गया, तो ये सारे ऑप्शन, प्रयागराज आ गया, बचता है लास्ट जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर। ओवरऑल ये तीनों ही चीजें आपको राजस्थान में देखने को मिलती हैं। ठीक है, आएंगे नेक्स्ट पे। दिए गए खेलों में से किस खेल के लिए जल की आवश्यकता होती है? फुटबॉल, टेनिस, पोलो, तैराकी, स्क्वैश, सर्फिंग, स्कॉर्लिंग। ठीक है, तो इनमें से कौन से हैं जिनका इस्तेमाल, लाइक ऐसे गेम जो पानी में खेले जाता है ना। पहला फुटबॉल, तो भाई बिल्कुल नहीं खेला जाता है। ठीक है,
और बैडमिंटन भी नहीं खेलते हैं, टेनिस टेबल होता है ना। तो क्लियर हो गया कि भाई ऑप्शन हमारा सेकंड सही होगा ना, सर्फिंग और स्कॉर्लिंग, जिसका जो गेम ऐसा है जो पानी में ही सिर्फ खेले जाते हैं ना, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। भाई सर्फिंग क्या होता है, एक सतही जल खेल है जिसमें व्यक्ति एक सर्फ आगे के भाग पर सवारी करने के लिए एक बोट का उपयोग करता है। तैरना आपको पता है, स्विमिंग। और स्कॉलिंग क्या होता है, ये डाइविंग मास्क है जिसमें आमतौर पर पंख भी होते हैं और ट्यूब के आकार का एक उपकरण है जिसे स्नॉर्कल कहा जाता है, और उसे पहनकर जल स्रोत पर या उसके माध्यम से तैरने की गतिविधि को ही क्या कहा जाता है, स्नॉर्कल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन आप समझ गए होंगे। भारत में पानी की कमी का प्राथमिक कारण क्या हो सकता है भाई, जल का अति प्रयोग करना, बर्बाद करना, या फिर भंडारण करना, या पुनर्चक्रण करना। तो भाई अति प्रयोग तो नहीं कह सकते हैं, पर कहीं ना कहीं पानी बर्बाद जरूर होता है ना, तभी वो चीजें पानी की कमी देखने को मिलती है। ठीक है, अगला क्या है कि भारत में पानी की कमी का प्रमुख कारण क्या क्या हो सकता है। भाई प्रमुख कारण बहुत सारे दिए गए हैं, जैसे कि अति दोहन, अत्यधिक उपयोग, और ये सारी चीजें क्या होती हैं इस वजह से। अति दोहन भी हो सकता है, बट मेन कारण पे अगर आते हैं ना कि उसको प्रॉपर तरीके से, ठीक है, प्रॉपर तरीके से उसका क्या कहा जा सकता है भाई, प्रबंधन नहीं हो रहा है। ठीक है, मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, और इस प्रकार भारत में पानी की कमी का जो प्रमुख कारण है, पानी की बर्बादी को माना जा सकता है ना, पानी को वेस्ट किया जाता है। और भी तरीके बताए गए ना कि किस तरीके से पानी वेस्ट होता है, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, निम्नलिखित में से पेयजल के भूमिगत स्रोत का चयन कीजिए ना, जहां से पानी जमीन से आता है सिर्फ और सिर्फ। तो भूमिगत झरने, कुएं और नदी तो भाई भूमिगत नहीं होती ना, तो सतही होती हैं। ठीक है, महासागर, भूमिगत झरने और नदी, फिर नदी आ गया यहाँ पे ना, केवल कुएं और भूमिगत झरने, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी की तरफ जा पाएंगे हम। कुआं तो भाई भूमिगत ही है, आप समझ रहे हो, नीचे से ही पानी आ रहा होता है ना, और भूमिगत झरने भी होते हैं। अब नदी यहाँ पर भी है, तो आप ये समझ सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी बेहतर हो जाएगा, यहाँ पे नदी ये भी गलत हो जाएगा। अब जैसे पृथ्वी पे हमें पता है ना कि भाई 71% भाग पे जो हमें वाटर देखने को मिलता है, इस वजह से ही हम इसे क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। क्योंकि जब स्पेस से कोई व्यक्ति देखता है ना, तो ये ब्लू कलर का नजर आता है ना, और ब्लू कलर का नजर आएगा क्योंकि इसका स्कैटरिंग भी बहुत ज्यादा होता है, प्रकीर्णन भी ब्लू कलर का बहुत ज्यादा होता है। 29% पर ही सारे जो हमारे द्वीप वगैरह है ना, द्वीप महाद्वीप, ये सारे हैं। तो भाई यही रीजन है कि हमें जो पृथ्वी है नीली कलर की नजर आती है। और मेन खैर हमारा जो पॉइंट था ना, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने इंक्लूड कर दिए थे। जल के भूमिगत स्रोत सिर्फ कुएं और झरने ही होते हैं ना, ये सतही स्रोत होते हैं, नदियां, झीलें, तालाब, महासागर। ठीक है, ये कैसी होती हैं, तो ये सतही झील लाइक स्रोत होते हैं, जो सतह पे ही पानी जहाँ पे मिल जाता है ना। निम्नलिखित में से कौन से रोग जो कि दूषित पेयजल के कारण होता है, दूषित पेयजल इस्तेमाल करने से। एड्स है क्या, बिल्कुल नहीं भाई। टाइफाइड हो जाता है, नीमिया तो आयरन की कमी से होता है ना, टिटनेस भी कोई डिफेक्टेड उस तरह से सुई इस्तेमाल कर ली जाए तो हो जाता है ना। तो ओवरऑल टाइफाइड हो गया, हैजा, ठीक है, पेचिस, और ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये दूषित जल इस्तेमाल करने से होता है। ठीक है, कर्नाटक के सूखाग्रस्त गांव लोहगुंडी में बच्चों ने पानी की कमी से निपटने के लिए एक समूह बनाया। उन्होंने उपेक्षित टैंक की सफाई की, पेड़ लगाए और आशा बहाल की। ठीक है, उन्होंने अपने समूह के लिए क्या नाम चुना, ठीक है, जिनमें प्रयासों से उनकी सूखी भूमि में जीवन वापस आ गया। मतलब एक तरीके से पर्यावरण के लिए, एनवायरमेंट के लिए इन्होंने कुछ काम किया, उसके जीर्णोद्धार पे काम किया ना। और उन्होंने एक समूह भी बनाया था, भाई अकेला पर्सन तो कितना कुछ ही कर सकता है ना, तो प्रॉपर एक ग्रुप ने मिल करके काम किया था। तो उस ग्रुप का नाम क्या था भाई, और ये घटना कहाँ पे हुई थी, कर्नाटका में। तो इसे भीम संघ के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं इसे, हम भीम संघ के नाम से जानते हैं ना। ये भीम संघ आप देख पा रहे हो, जो कि लोहगुंडी ग्राम पंचायत में उनके कुछ विशेष सदस्यों के बच्चे थे। बच्चों की पंचायत को भीम संघ कहा जाता था, और उस तालाब की लाइक एक तरीके से इन्होंने क्या किया था, मिल करके तालाब का तलाश करते हैं, और फिर जिसके बारे में गांव के बुजुर्ग बात कर रहे होते हैं, लाइक ओवरऑल जो भी स्टोरी रहती है ना, उसके बेसिस पे बता रहे हैं। बट उस संघ का नाम पूछा गया था,
तो वो भीम संघ था, काम क्या किया था, तो जो भी तालाब वगैरह थे सूख गए थे ना, उनको फिर से जीर्णोद्धार करने का काम इन्होंने किया था। हम पानी की कमी को प्रभावी ढंग से कैसे प्रबंधित मैनेज कर सकते हैं ना, एकल जल का उपयोग करके, कृषि बाढ़ स्थापित करके, बाढ़ कृषि क्षेत्र स्थापित करके, या फिर वर्षा जल का संग्रहण। तो बिल्कुल भाई, बारिश वगैरह जो भी होती है ना, अगर उसको हम प्रॉपर कलेक्ट करने का तरीका ढूंढ ले तो संग्रहण का अच्छा तरीका हो सकता है ना। जैसे कि आप देख रहे हो और भी कई सारे तरीके हैं जल संरक्षण के। और मेन खैर हमारा पॉइंट में जो था, वर्षा जल का संग्रहण कर सकते हैं, भूजल का संचयन भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ये तरीके हैं। किस राज्य ने भूजल को रिचार्ज करने के लिए छत से वर्षा जल को संरक्षित करने की पारंपरिक विधि का उपयोग किया हुआ है ना। तो क्या ये एमपी है क्या? बिल्कुल नहीं, ये राजस्थान है भाई। ना ही पंजाब और ना ही बिहार। ये कौन है? ये राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान काफ़ी ज़्यादा गर्म और शुष्क है, बारिश भी यहाँ बहुत कम होती है ना, तो लोगों ने ऐसी लाइक चीज़ें, टेक्नोलॉजी आ चुकी है ना कि उन्होंने छत पे ही अपना सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि जो भी बारिश होगी तो उसके थ्रू पानी जो है उनके ग्राउंड में पहुँचेगा, ठीक है, उनके ज़मीन में नीचे पानी पहुँचेगा। इस तरह से चीज़ें काफ़ी उनके लिए हेल्पफुल रहेंगी भाई। उनका जो ग्राउंड लेवल है वो प्रॉपर बना रहेगा। मौसमी और वार्षिक वर्षा में भिन्नता के कारण बदलती रहती है, ठीक है, कभी पानी है कभी नहीं है। तो उस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए ये हर घरों में आपको मोस्टली देखने को मिल जाएगा राजस्थान में, ठीक है। तो वर्षा जल का उपयोग भूजल को रिचार्ज करने के लिए किया जा सकता है। इसे जल संचयन, संचयन कहा जा सकता है, ठीक है। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जल चक्र में शामिल प्रक्रियाओं का सही क्रम बताना है आपको ना, कि किस तरीके से बारिश होती है। तो भाई पहले जो भी नदी तालाब बने हुए हैं, इनका पानी जो है धूप से, भाई सनलाइट से क्या होगा, सनलाइट होगी तो उससे क्या होगा, इवापोरेट होगा, ठीक है, इवापोरेशन का प्रोसेस होगा। फिर इवापोरेशन होने के बाद लाइक वाष्पोत्सर्जन या फिर वाष्पीकरण, जो भी कहना चाहें आप, ठीक है, गर्म होगा, हीट होगा, इवापोरेट होगा, फिर ऊपर जा करके ये क्या होगा भाई, पानी ठंडा होगा, नॉर्मल होगा, टेम्परेचर उसका गर्म होके गया हुआ है, ठीक है। फिर ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा भाई, ये बादल में चेंज हो जाता है। और जब ये बहुत हैवी हो जाते हैं ना, तो उसके बाद भाई कंडेंसेट हो करके काफ़ी वहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं, और जब प्रेसिपिटेशन होगा तो ये फिर से काले बादल दिखते हैं आपको और इनसे बारिश हो जाती है ना। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस ये चलता रहता है, और इसे ही हम कहते हैं, पहले में ही नज़र आ रहा है क्या भाई हमें, इवापोरेशन हुआ, ट्रांसपिरेशन हुआ ना, नीचे से पानी ऊपर जाना, इसे ही ट्रांसपिरेशन बोलेंगे, ठीक है। फिर कंडेंसेशन का प्रोसेस हुआ ना, पानी जाकर के वहाँ पे ठंडा हो गया। फिर प्रेसिपिटेशन यानी कि वापस से बारिश होना। तो पहला ही ऑप्शन ये पूरा प्रोसेस आपको शो करता है। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है, आप देख सकते हो। बाकी चीज़ें आप समझ चुके हैं ऑलरेडी। भाई पृथ्वी पर उपलब्ध कुल ताजे पानी में से निम्नलिखित में से किसमें कुल ताजे पानी का अधिकतम प्रतिशत, यानी चार ऑप्शन में से कौन सा सोर्स होगा ना जहाँ पे जो ताज़ा फ्रेश वाटर है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। वो नदियाँ हैं, झरने हैं, हिमनद हैं, या फिर जल प्रपात है ना। तो हिमनद यानी कि जो ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं ना, उन्हें ही कहा जाता है। तो भाई ये ग्लेशियर्स ही हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा पानी, अपने फ्रेश वाटर अपने आप में दबा के रखा हुआ है ना। क्योंकि हमें तो पता है कि पानी तो भाई 71% पर है, लेकिन उसमें यूज़ कितना कर सकते हैं हम, बहुत ही कम, बहुत कम पानी है जिसे हम यूज़ करने में, लाइक इस्तेमाल करने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, बहुत कम पानी है ना हमारे अर्थ पे। अगर हम देखते हैं तो लगभग इतना प्रेजेंट है, लेकिन इस्तेमाल इतना ही कर पाते हैं इस तरीके से, है ना। और बाकी जो पानी है लगभग, यहाँ पे ये पॉइंट अगर आप देख रहे हो ना, कि ग्लेशियर्स के रूप में लगभग 60% पानी, 68% पानी है, जबकि सिर्फ और सिर्फ 30% वाटर भूजल है, ठीक है, भूजल है। और सिर्फ इतने प्रतिशत ही झीलों और इन सब में, जो फ्रेश वाटर जिनका इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है, हमें झीलों, नदियों, दलदल इन सब में देखने को मिलेगा 0.3%, ठीक है। तो ओवरऑल जो ग्लेशियर्स वगैरह हैं इनमें सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर देखने को मिलता है, ठीक है। कहाँ पे? जो आपके ग्लेशियर्स वगैरह हो जाते हैं। ये सेशन आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप चीज़ें हेल्पफुल रही हूँ। इसके बाद हमारे दो थीम्स और बची हुई हैं, ऐसे ही डिटेल डिस्कस करूँगी मैं, और आपको जल्दी से जल्दी दोनों ही थीम्स प्रोवाइड करा दूँगी। और इसके बाद जो आपका क्लास थर्ड
फोर्थ और फिफ्थ है ना, इसकी एनसीईआरटी बिल्कुल फुली कंप्लीट हो जाएगी ना, और हर एक फैक्ट भी आप तक पहुंच जाएगा। सेशन अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो भाई लाइक ज़रूर करिएगा क्लास को, है ना, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।